अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आप तमाम का वर्चुअल लेक्चर्स में इस्तकबाल है। बच्चों, हम इस साल का जो 10वीं का मराठी संयुक्त की जो स्टडी कर रहे हैं, वर्चुअल लेक्चर्स ले रहे हैं, इसमें हम अभी तक जो है ग्रामर का सेक्शन देख चुके हैं, जिसमें कि हमने व्याकरण देखा। उसके बाद हम विभाग 4 उपयोजित लेखन देख रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने उसमें जो है हमने पत्र लेखन देखा, जो चौथा अ का प्रश्न था 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद हमने चौथा आ देखा, जिसमें हमने गद्य आकलन, बातमी लेखन, कथा लेखन और जाहिरात लेखन ये देखा, वो भी 4 मार्क्स के लिए था। और उपयोजित लेखन का आखिरी हिस्सा है, वो है प्रश्न चौथा ई, निबंध लेखन, जिसको आज हम जो है देखने जा रहे हैं। इसको हम हमारे पावर पॉइंट की स्लाइड से देखेंगे। तो बच्चों, चलिए हम देखते हैं कि निबंध लेखन। देखिए, ये इस तरह से जो है हम विभाग 4 है हमारा कुल 12 मार्क्स के लिए, जिसमें अ जो है पत्र लेखन है 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो है प्रश्न विभाग चौथा का आ है, जिसमें 4 चीज़ें हैं, गद्य आकलन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, कथा लेखन। 4 में से कोई एक करना है, चारों पूछे जाएंगे, वो 4 मार्क्स के लिए। और आज हम जो लेक्चर लेने जा रहे हैं, उसका जो टॉपिक है वो है निबंध लेखन। इसमें जो है आपको निबंध लेखन के तो वैसे बहुत सारे प्रकार है, लेकिन आपको जो है इसके 2 मुख्य प्रकार जो है आज पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं निबंध लेखन यानी क्या। ये जो सवाल आएगा आपको विभाग 4 में चौथा ई, इसमें सवाल आएगा। इसमें जो है देखते हैं निबंध लेखन क्या है। स्वविचारांचे प्रकटीकरण ही क्षमता, हे कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी निबंध लेखन या घटकाचा अभ्यास आवश्यक असतो। स्वविचार, स्वविचार यानी खुद के ख्यालात, खुद के तासुरात, खुद की सोच, खुद के जो है मशवरे, खुद की राय जो है उसको क्या करना, इजहार करना, एक्सप्रेस करना। प्रकटीकरण यानी क्या, उसको बाहर निकालना। स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो जो है अपनी बात, अपनी राय रखने के लिए डरते हैं, डगमगाते हैं। इसलिए जो है ये निबंध जो है कथा लेखन बोलो, निबंध लेखन वगैरह, ये जो चीज़ें होती है ये इसीलिए होती है कि बच्चे जो है अपनी राय रख सके, अपनी जो है सोच को बाहर ला सके। और ये एक सलाहियत है। बहुत सारे बच्चे सोचते बहुत है, लेकिन सोच को जब बाहर अल्फाज की शक्ल देने की बात आती है तो अल्फाज की शक्ल उसको नहीं दे पाते। और यही हुनर, यही सलाहियत जो है सीखने के लिए जो है आपको निबंध लेखन इस घटक का जो है अभ्यास जरूरी होता है। निबंध लेखन म्हणजे विषयानुरूप केलेली विचारांची मुद्देसूद मांडणी। निबंध लेखन यानी क्या, जो भी मजमून आपको दिया गया है उस मजमून के मुताबिक, उस मजमून से रिलेटेड जो भी सोच है, जो भी ख्यालात है, उसको क्या करना, तरतीबवार जो है पेश करना, तरतीबवार जो है उसको रखना। इसे जो है निबंध कहा जाता है। इस साल जो है या वर्षी आपण वर्णनात्मक आणि आत्मकथनात्मक या निबंध लेखन प्रकारांचा अभ्यास करणार आहोत। वर्णनात्मक यानी बयानिया जो है मजमून देखने जा रहे हैं, और आत्मकथनात्मक, आत्मकथनात्मक यानी आप बीती वाला, जो है इंसान अपना खुद का तजुर्बा खुद जब बयां करता है उसे जो है आत्मकथन कहा जाता है। इस तरह से इस साल जो है हम इस 2 प्रकार की जो है स्टडी करने वाले हैं। ये देखिए, एग्जाम में आपको जो है 2 घटकावर प्रश्न यानी ये 2 चीजों के ऊपर जो है निबंध पूछा जाएगा, एक वर्णनात्मक के ऊपर और दूसरा आत्मकथन। वैसे तो मराठी में इसके और भी प्रकार है, वर्णनात्मक है, आत्मकथन है, वैचारिक है, प्रसंग वर्णन है, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे प्रकार जो है निबंध के हैं। लेकिन आपको 10वीं में जो देखना है उर्दू मीडियम के बच्चों को, वो क्या है, वर्णनात्मक और आत्मकथन। अब ये दोनों सवाल जो है, दोनों के ऊपर मजमून आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, पैकी एक कृति सोडविने, यानी दोनों में से कोई एक एक्टिविटी आपको करना है, कोई भी एक मजमून आपको लिखना है, जिसके कुल नंबरात आपको कितने हैं, 4। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं वर्णनात्मक निबंध यानी क्या। वर्णनात्मक का अल्फाज के मायने आप अच्छे से समझ लीजिए। वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्ट करना, किसी चीज को जो है डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, उसको बयां करना, बयानिया मजमून आप इसे कह सकते हैं। तो जब हम वर्णनात्मक निबंध लिखते हैं, जब बनाते हैं उसका सैंपल, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो देखिए। सबसे पहले वर्णन वास्तव असावे। वर्णन जो है हकीकत से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वास्तव यानी क्या, हकीकी, हकीकत होनी चाहिए उसके अंदर। कुछ भी जो है दिल की बातें जो है उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जिस मजमून आपको दिया गया है उस मजमून से रिलेटेड ही जो है फैक्ट्स जो है वहां पर हमें लिखने चाहिए, बयां करने चाहिए। दूसरा अहम बात है अतिशोक्ति लेखन नसावे। अतिशोक्ति, अतिशोक्ति का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए। अतिशोक्ति यानी किसी भी चीज को जो है बड़ा चढ़ा करके पेश करना,
किसी भी छोटी सी चीज को जो है मिर्च मसाला लगाकर जो है जब हम बड़ी करके बताते हैं, इसे कहा जाता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी यकीन नहीं आना। जैसे कि अगर हम गांव देहात की बात कर रहे हैं और किसी गांव की आप बात कर रहे हैं और आप वहां पर ये कह रहे हैं कि मैं गांव गया था और मैंने वहां मेट्रो ट्रेन देखा, मैंने वहां पर बुलेट ट्रेन देखा, मैंने वहां पर एयरपोर्ट देखा, तो ये बातें क्या हो जाएगी? अतिशयोक्ति। क्योंकि सबको पता है कि बुलेट ट्रेन और ये जो मेट्रो वगैरह है या एयरपोर्ट्स होते हैं, ये बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में होते हैं, इसलिए जो है उस पर यकीन नहीं आएगा। इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए? अतिशयोक्ति लेखन नसावे, यानी बड़ा चढ़ाकर जो है चीजों को पेश नहीं करना चाहिए। तीसरा बहुत अहम है, जो निबंध हम लिख रहे हैं, वर्णनात्मक निबंध, उसकी जो भाषा है, उसमें जो हम जबान इस्तेमाल करने वाले हैं वो कैसे होनी चाहिए? सोपी व आकर्षक असावी। सोपी यानी आसान और आकर्षक यानी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जो भी उसे पढ़ने वाला पढ़ने लगे तो जो है उसको और पढ़ने का मन करे, यानी उसके तरफ वो खींचा चला जाना चाहिए। उसके बाद है वर्णन चित्रदर्शी हुबेहूब भावे। वर्णन यानी जो हम बयां कर रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं मजमून का, वो कैसा होना चाहिए? चित्रदर्शी, यानी जब आप लिख रहे हो तो पढ़ने वाले को जो है वो नजारा उसके आंखों के सामने खड़ा होना चाहिए, हुबेहूब, जैसे कि वैसे। जैसे कि अगर आप निबंध लिख रहे हैं माझी शाड़ा, और माझी शाड़ा पे आप जो है वर्णनात्मक निबंध लिख रहे हैं, तो आपको ऐसे बयां करना चाहिए कि पढ़ने वाले के आंखों के सामने जो है स्कूल का मंजर, स्कूल का नजारा जो है सामने आ जाना चाहिए। स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल के बच्चे, स्कूल के स्पोर्ट्स वगैरह, लाइब्रेरी, ये सब चीजें सामने आना चाहिए। उसे कहा जाता है हुबेहूब, यानी सेम टू सेम जो है बयां करना चाहिए, जिससे जो है पढ़कर पूरा नजारा सामने जो है खड़ा हो जाए। इस तरह से जो है वर्णनात्मक में आपको इन बातों का ख्याल रखना है। अब बच्चों यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जो एग्जाम के एतबार से इंपॉर्टेंट है, और इससे पिछले एग्जामों भी जो है ये टॉपिक जो है पूछे जा चुके हैं। इस लिहाज से जो है हम ये देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि इसी में से आपके फाइनल एग्जाम में एक आधा मजमून आए। लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट कुछ 6-7 टॉपिक हमने यहाँ पर लिए हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। देखिए एग्जाम में आपको सवाल इस तरह से आएगा। प्रश्न चौथा ई में आपको जो एक ऐसा पॉइंट्स दिए जाएंगे, मुद्दे यानी पॉइंट्स। पुढील मुद्द्यांच्या आधारे पावसाळा या विषयावर निबंध लिहा। पावसाळा यानी बारिश का मौसम। ये अल्फाज का मायने हमें पता होने चाहिए। अगर हमको ये मायने पता नहीं रहेंगे तो टॉपिक होगा एक और मजमून का, और हम उसके ऊपर कुछ और बयां कर देंगे। इस लिहाज से जो है हमें ऐसे इंपॉर्टेंट अल्फाज के मीनिंग पता होना जरूरी है। तो सवाल को समझ लीजिए पहले। पुढील मुद्द्यांच्या आधारे यानी जो नीचे दिए गए जो पॉइंट्स है, उसके सहारे से, उसकी मदद से आपको क्या करना है? पावसाळा या विषयावर, बारिश का मौसम, इस उन्वान पर आपको क्या करना है? वर्णनात्मक जो है बयानिया मजमून आपको लिखना है। ये आपको कितने में लिखना है? 80 से 100 अल्फाज में जो है आपको ये मजमून लिखना है, जिसके 4 मार्क्स है। अब देखिए यहाँ पर बीच में राउंड में आप देख रहे हैं पावसाळा, उसका हेडिंग है इस मजमून का, और आपको ये 4-5 पॉइंट्स दिए गए हैं। 4 पॉइंट्स का जो है सहारा लेकर आपको इस मजमून को बयां करना है। सबसे पहले क्या है? येणे अगोदरचे वातावरण। येणे यानी कौन? पावसाळा येणे अगोदरचे वातावरण, यानी बारिश का मौसम आने से पहले का माहौल और मौसम कैसा था वो आप बताएंगे पहले पैराग्राफ में। फिर दूसरे में अचानक बदल, ढग दाटून, और जो है अचानक से जो है बादल, ढग यानी क्या? बादल जो है एक जगह आ जाते हैं, जो है गहरे बादल छा जाते हैं और फिर अचानक मौसम में तब्दीली होने लगती है। फिर जो है पावसातील दृश्य है, फिर बारिश गिरती है और बारिश बरसते वक्त जो है जो नज़ारे होते हैं, दृश्य यानी क्या? नज़ारे, बड़े खूबसूरत मनमोहक नज़ारे होते हैं। हर जगह जो है बारिश की वजह से जो है हरियाली छा जाती है, परिंद चरिंद जानवर इंसान सब लोग जो है खुश होते हैं, और खास तौर पे सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? किसान, शेतकरी जो है खुश होता है। और आखिरी पॉइंट है झालेला आनंद। इस बारिश के आने से किन किन को खुशी हुई और कैसे कैसे उन्होंने खुशी का इजहार किया, आप ये इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप मजमून को लिख सकते हैं। याद रखिए बच्चों, सब बच्चों की अपनी अपनी सोचने की सलाहियत होती है, और सब जो है अपनी अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी सोच से, अपनी जहानत से जो है जुमला बंदी करते हैं, और इसके मुताबिक आपको जो समझ में आ रहा है उस पॉइंट्स को लेकर आप लिख सकते हैं। याद रखिए कि मजमून से हमको हटना नहीं है, जुमले में जो है तब्दीली आ सकती है। हर बच्चा अपनी अपनी जो है ख्याल का इजहार अलग अलग अंदाज में कर सकता है, आपको जो है इसका ख्याल रखना है। अब इस तरह से देखिए, इसका जवाब कुछ इस तरह से, ये आपको डाइजेस्ट में, आपकी किताबों में भी मिल जाएगा। देखिए मैं एक दो मजमून आपको समझा कर दिखाता हूं। उन्हाळ्यात, अब देखिए मजमून कैसे लिखना है, आपको एक तरफ उत्तर लिखना है और फिर जो है मजमून का उन्वान लिखना है पावसाळा, और फिर आप जो है मजमून लिखेंगे।
इस मजमून को अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 पैराग्राफ इसमें बनाए गए हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। मजमून जो है लिखते वक्त वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा जो है हैंडराइटिंग में होना चाहिए। बीच में अगर कहावतें वगैरह आप लिख सकते हैं तो लिख लेने चाहिए। देखिए यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, उन्हाळ्यात खूप उकाड़ा होतो, यानी उन्हाळा यानी गर्मी का मौसम, वहां पर जो है बहुत गर्मी होती है, उकाड़ा यानी गर्मी, सारखा घाम येतो, लगातार जो है पसीना आने लगता है, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में आपको पता है गर्मी का मौसम होता है। बाहर फिरण्याचा ही त्रास होतो, बाहर भी नहीं फिर सकते हैं बाहर, क्योंकि बाहर जो है सूरज आग उगल रहा होता है, यानी मई की गर्मी आपको पता है कितना टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाता है, और इस वजह से बाहर भी आप फिरने में आपको दिक्कत आती है। म्हणून मी पावसाची आतुरतेने वाट पाहतो। और फिर जो है यहाँ पर मैं यानी आप लिखने वाले मैं जो है, आपको ये सवाल पूछा गया है तो आप कहेंगे मी पावसाची आतुरतेने वाट पाहतो, मैं जो है बारिश का जो है बड़ी जो है इंतजार करता हूँ, बड़ी राह उसकी देखता हूँ। पाऊस सुरू झाल्यावर मात्र हवेत गारवा येतो, बारिश जैसे ही शुरू हो जाती है तो क्या हो जाता है, हवा में जो है एक ठंडापन आ जाता है। सर्वांची मने शीतल होतात, सबके दिलों को जो है सुकून और ठंडक हासिल होती है। पावसाळा दरवर्षी येतो, तरी देखील प्रत्येक वर्षी आपल्याला पावसाचे नव्याने कौतुक वाटते। बारिश जो है हर साल आती है, बारिश का मौसम हर साल आता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक वर्षी हर साल जो है हमको जो है बारिश का जो है अट्रैक्शन रहता है, बारिश का इंतजार रहता है। पाऊस सुरू व्हायच्या आधी अचानक वातावरणात बदल होतात। अब देखिए यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, फिर कहा गया है कि बारिश जब स्टार्ट होती है उससे पहले क्या होता है, एकदम अचानक से बारिश आती है क्या, नहीं, उससे पहले मौसम में कुछ तब्दीलियां होती है, बदलाव होते हैं। क्या होता है, अचानक वातावरणात बदल होता, सूर्य अदृश्य होतो, सूरज गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो है बहुत सारे बादल जो है गहरे जो है जमा हो जाते हैं। आकाशात काळे ढग गर्दी करतात, आसमान में जो है काले बादल क्या करते हैं, एक जो है जमाव करते हैं, गर्दी करते हैं। वातावरण अंधारून येते, पूरे मौसम में जो है माहौल में अंधेरा छा जाता है, आणि पाऊस पडू लागतो, और फिर जो है बारिश बरसने लगती है। टपोरे थेंब यानी बड़े बड़े बूंद जो है ऊपर से नीचे आते हैं, आणि तापलेल्या जमिनीवर पहिला पाऊस कोसळू लागतो, और जो है जो तापलेल्या यानी गर्मी के, सूरज की गर्मी से जो जमीन जो है तप चुकी थी, जो जमीन जो है गर्म हो चुकी थी, पहली बारिश बरसने के बाद वो जमीन जो है क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। निसर्ग, सारा निसर्ग ओला चिंब होतो, जमीन भी भीग जाती है और पूरे माहौल में जो है गीलापन यानी हर जगह पानी पानी जो है आ जाता है। मातीचा सुगंध दरवळतो, पहले बारिश के टाइम में आपने देखा होगा, आपको ये चीज ज्यादातर गांव देहातों में देखने मिलेगी कि पहले बारिश से जो है मिट्टी की खुशबू चारों ओर फैलती है। फिर तीसरे पैराग्राफ में लिखा गया है, पहिला पाऊस म्हणजे घरादारांची वृक्षवेलींची जणू पहिली अंघोळच। पहली बारिश यानी जो हमारे घर होते हैं उनको हम कभी पानी डालते हैं क्या, हम लोग तो खुद रोज नहाते हैं, लेकिन जो है घरों में जो पेड़ों में दरख्तों को जो है उनके लिए तो ये पहला जो है उनके लिए बात होता है, यानी पहली बार जो है पहली बारिश में नहाना ही होता है। लहान मुलाबरोबर मोठी माणसे ही पहिल्या पावसात मनापासून भिजत असतात, छोटे बड़े बच्चे सब जो है पहली बारिश में क्या करते हैं, भीगने का मजा पूरे दिल से लेते हैं। पक्षी ही हा पाऊस अंगावर घेतात, पक्षी यानी परिंदे भी जो है क्या करते हैं, ये पूरा जो है नए मौसम की जो बारिश है अपने जिस्म के ऊपर लेते हैं। रानात मोर नाचू लगता, और बारिश के मौसम आने की खुशी में रान यानी जंगलों में, खेतों में, खलिहानों में जो है मोर जो है डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। शेतकरी आनंदाने आपल्या कामाला लागतात, किसान, शेतकरी यानी क्या, किसान जो है खुशियों से क्या करते हैं, अपने जो है पूरी उम्मीद के साथ जो है अपने खेतियों में जो है काम के लिए लग जाते हैं, जो भी खेत के काम होते हैं। और फिर जो है बारिश आ जाने की वजह से मार्केट में, बाजार में जो है क्या बिकने लगते हैं, छतरिया, रेनकोट, सब लोग अपने अपने छाते लेने लगते हैं, रेनकोट खरीदी करने लगते हैं। इस तरह से जो है उसकी खरीदी भी बढ़ जाती है। इस तरह से जो है आप एक मजमून को इस तरह से लिख सकते हैं। और आगे एक मजमून है, देखिए, पुढील मुद्द्यांच्या आधारे माझा आवडता प्राणी या विषयावर निबंध लिहा। यहाँ पर क्या कहा गया आपको, माझा आवडता प्राणी। सवाल को समझ लीजिए, यहाँ पर जो है सिर्फ प्राणी बोला गया है, यानी आपका पसंदीदा जानवर। अब यहाँ पर प्राणी के भी दो प्रकार है, एक है पाळीव प्राणी और दूसरा है जंगली प्राणी। पाळीव यानी पालतू जानवर, और जंगली यानी जंगल का जो है जंगली जानवर। अब यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं कहा गया है, तो आपको जो जानवर पसंद है आप लिख सकते हैं, आपको उस पर मजमून लिखना है, लेकिन कैसे, वो 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। आवड़ता प्राणी पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, आपको ये 3 पॉइंट्स के सहारे से लिखना है। सबसे पहले जो है आवडण्याची कारणे,
आपको ये जानवर क्यों पसंद है, उसके वजूहात देना है। दूसरा, विशेषता, उस जानवर की खुसूसियात क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या है उसके, और उसके बाद जो है वर्णन, और उस जानवर के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव यानी बयान और भी तफसील से आपको करना है। जवाब के तौर पर देखेंगे हम। देखिए, माझा आवडता प्राणी, यहाँ पर जो है बकरी के ऊपर जो है ये कहा गया है, माझा आवडता प्राणी आहे बकरी। आम्ही नेहमी बकऱ्या पाळतो, हम क्या करते हैं, हमेशा बकरियां पालते हैं। लहानपणापासूनच बकरी हा प्राणी मी पाहत आहे, बचपन से ही मैं जो है बकरी इस जानवर को देख रहा हूँ। बकऱ्या बरोबर मी खूप खेळलो आहे, बकरियों के साथ मैं बहुत खेल चुका हूँ। आम्ही घरात बकरीचे दूध वापरतो, हम सब लोग क्या करते हैं, घर में बकरियों का दूध का इस्तेमाल करते हैं। मी रोज बकरीचे दूध पीतो, हम जो है रोज बकरी का दूध पीते हैं, म्हणून मी बकरीच्या पिलासारखा धावू शकतो। और इसी वजह से मैं जो है बकरी के जो बच्चे जैसे दौड़ते हैं, कुदिया मारते हुए, छलांग लगाते, वैसे मैं भी दौड़ सकता हूँ। मी शाळेत धावण्याच्या शर्यतीत नेहमी पारितोषिक मिळवतो। मैं जो है स्कूल में जब रनिंग रेस होती है, रनिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें जो है हमेशा मुझे इनाम मिलता है। पारितोषिक यानी क्या, इनाम। पैराग्राफ दिया गया है। उसके बाद, आमच्या घरी अनेक बकऱ्या आहेत, हमारे घर में जो है बहुत सारी बकरियां हैं। त्यापैकी पांढरी बकरी मला फार आवडते, उसमें से जो है पांढरी यानी सफेद, व्हाइट रंग की जो बकरी है मुझे बहुत पसंद है। मी तिच्याशी खूप खेळतो, मैं उस बकरी से क्या करता हूँ, बकरी के साथ बहुत खेलता हूँ। पकड़ा पकड़ी करतो, मैं और जो है उस बकरी को, वो दौड़ती है मैं पकड़ता हूँ, इस तरह से पकड़ा पकड़ी मैं खेलता हूँ। रविवारी मी आमच्या बकऱ्यांना रानात नेतो, संडे के दिन, रविवार यानी इतवार के दिन जो है मैं क्या करता हूँ, बकरियों को रानात, रानात यानी खेतों में जो है ले जाता हूँ। बकरियां रानात उंच उंच डोंगरावर जातात, खेतों में, डोंगरों में जो है यानी पहाड़ी इलाके में जब जाते हैं बकरियां तो वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। माझी आवडती बकरी तर अवघड ठिकाणी सुद्धा सहज जाते, मेरी जो पसंदीदा बकरी है वो तो क्या करती है, बड़े मुश्किल जगहों पर जो है चली जाती है, जहां मैं पहुंच भी नहीं जो है पाता। और फिर जो है मलाच त्याची कधी कधी भीती वाटते, मुझे जो है कभी कभी डर लगता है, इसी जगह पर वो बकरी चली जाती। मी जेवायला बसलो की माझ्या बाजूला माझी आवडती बकरी बसते, मैं जब खाना खाने बैठता हूँ, जेवणे यानी खाना खाना, तब वो बकरी क्या करती है, मेरे बाजू को आकर बैठ जाती है। लहान बाळ जसे अंगाला बिलखते तसे ती मला नेहमी बिलखते, जैसा छोटा बच्चा अपने माँ को जैसे गले से लगता है, सीने से लगता है, वैसे ही जो है वो बकरी भी जो है कभी कभी क्या करती है, मेरे पास आकर मेरे जिस्म से लग जाती है। प्रेमाने ब्या ब्या करते यानी प्यार से जो है वो अलग अलग आवाज निकालती है। मला ती खूप खूप आवडते। याद रखिए, 10वीं के बच्चों की उम्र के लिहाज से इसके अंदर जो है जुमले आने चाहिए। जरूरी नहीं कि आप इसका जवाब गाइड, डाइजेस्ट या बुक्स में से ही लिखे, आप लोग अपने ख्यालों का भी इजहार कर सकते हैं। और एक मजमून देखेंगे हम, पुढील मुद्दे वाचा आणि निबंध लिहा। जो है आगे का जो है नीचे के पॉइंट्स पढ़िए और मजमून लिखिए। आम्ही केलेले श्रमदान, श्रमदान किसे कहते हैं, मेहनत करना, जैसे ब्लड डोनेशन होता है, रक्तदान, रक्तदान मतलब क्या होता है, अपना खून जो है दूसरों को देना मदद के तौर पर, सोशल वर्क होता है। तो वैसे ही जो है श्रमदान, श्रमदान यानी अपनी मेहनत का दान करना। श्रम यानी क्या, मेहनत। आप लोगों ने देखा होगा अभी बीच में जो है स्वच्छता अभियान चल रहा था, बहुत सारे लोग जो है अपने अपने गलियों की सफाई जो है कर रहे थे, सब लोगों ने अपनी तरफ से उसमें मेहनत लगाई है। तो वैसे ही जो है श्रमदान, इसमें जो है आप जो है किसी भी एक इलाके को चुनकर उसमें जो है अपनी मेहनत करके उस चीज को अच्छा बना सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट्स क्या है, पहला है शाळेचे मैदान तैयार करने, श्रमदान कहाँ करना है, स्कूल का मैदान तैयार करना है। दूसरा, मैदान समिति, अब उस मैदान को तैयार करने के लिए एक समिति यानी कमेटी बनाई गई। तीसरा, प्रत्यक्ष कार्य, फिर उस कमेटी ने जो है एक प्लान बनाया और उसके मुताबिक उसके ऊपर काम किया गया। और आखिरी है झालेला आनंद, जब स्कूल का मैदान तैयार हो गया तो सबको जो खुशी हुई वो आपको क्या करना है, निबंध में लिखना है। तो देखिए, आम्ही केलेले श्रमदान। अब यहाँ पर जो है आमच्या शाळेत जवळपास सर्व सुविधा आहेत, हमारे स्कूल में जो है सब कुछ जो है फैसिलिटीज है, सुविधा यानी सवलतें त्या छान आहेत, फक्त एकाच गोष्टीची कमतरता है। सब जो है स्कूल में जो चीजें हैं, सवलतें, वो सब अच्छी है, सिर्फ एक ही चीज की कमी है, ती म्हणजे शाळेला चांगले मैदान नाही। और वो क्या है कि स्कूल को अच्छा मैदान नहीं है। शाळेच्या भोवती मोठे आवार आहे, स्कूल के अतराफ जो है एक बड़ी खुली जगह है, आवार यानी खुली जगह, मोकळी जागा आहे यानी खाली जगह है, पण सर्व खेळ पद्धतशीरपणे खेळण्यासाठी मैदान नहीं। लेकिन तमाम खेल जिसमें फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है वगैरह, ये ऐसे जो खेल होते हैं, क्रिकेट है, इस खेलने के लिए जो जैसा मैदान की जरूरत है वैसा मैदान वहां पर नहीं है।
शाळेच्या आवाराची जमीन ओबड दोबड़ है। जो स्कूल के अतराफ की जो जमीन है वो कैसी है, ओबड़ दोबड़, यानी रफ है, नीचे ऊपर है, उंच सखल आहे, कहीं पे ऊंची है तो कहीं पे नीचे है, त्या दगड गोटे आहेत। उस ग्राउंड में क्या है, उस जमीन में जो है बहुत सारे पत्थर वगैरह भी है, कंकर है, खड्डे आहे, छोटे बड़े खड्डे होते हैं, त्यात क्रिकेट खेलता येत नाही। और आपको तो पता है मैदान अगर प्लेन ना हो, साफ ना हो, तो कोई भी खेल आसानी से नहीं खेला जा सकता। कबड्डी खेळता येत नाही, खो खो साठी किंवा व्हॉलीबॉल खेळण्यासाठी देखील ही जमीन योग्य नहीं। क्रिकेट तो छोड़ दीजिए, वहां पर जो है कबड्डी भी नहीं खेल सकते, खो खो भी नहीं खेल सकते, और वॉलीबॉल वगैरह भी खेलने के लिए वो जमीन सही नहीं है। फिर पैराग्राफ दिया गया है आम्ही विद्यार्थी सभेत ही बाब मान ली। और हम बच्चों ने क्या किया, विद्यार्थी सभा, जो बच्चों की जो मीटिंग होती है, उसमें हमने ये बात रखी और हमने जो है क्या किया, आम्ही श्रमदानाची तैयारी दाखवली। और हमने हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल सर थे, उनको जो है श्रमदान, यानी हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं ये, और इसकी तैयारी हमने उनको दिखाई। तो ये सुनकर मुख्याध्यापक को आनंद हुआ, खुश हुए। थोडा वेळ शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांशी चर्चा केली। थोड़ी देर जो है शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांशी, जो स्कूल के टीचर्स थे, उन्होंने भी जो है प्रिंसिपल सर के साथ जो है डिस्कशन किया। मग मुख्याध्यापकांनी निर्णय जाहीर केला की सर्व विद्यार्थी व सर्व शिक्षक मिलकर श्रमदान करतील। और बच्चों का जज्बा देखकर हेडमास्टर और टीचर्स, उन लोगों को भी अंदर जज्बा जो है आ गया और उन्होंने ये तय किया और उन्होंने अपना फैसला जाहिर किया कि सब बच्चे और टीचर्स मिलकर जो है क्या करेंगे, श्रमदान करेंगे। और उसके मुताबिक फिर आगे क्या किया गया, एक समिति बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने क्या किया, मुलांचे गट पाडले। उन्होंने जो है जितने भी स्कूल के बच्चे थे उनके अलग अलग ग्रुप बनाए और वो जो पूरा मैदान था उसमें क्या किया गया, 10 बाय 10 का जो है एक ग्राउंड में जो है मैप जो है बनाया गया। यानी पूरे ग्राउंड को एक साथ करने से अच्छा काम का बंटवारा किया गया और एक 10 बाय 10 का, यानी 10 फीट आड़ा और 10 फीट खड़ा, इस तरह से जो है एक एक टुकड़ा जो है हर बच्चे के ग्रुप को दिया गया। मुलांच्या एकेका गटाकडे जमिनीचा एक एक तुकडा दिला। शिक्षकांनी कुदळ, फावडी, घमेली भाड्याने आणली और टीचर्स ने क्या किया, कुदळ यानी कुदाली, फावड़ा और जो है वो टोकरे वगैरह वो सब जो है उन्होंने किराए से लेकर आई, भाड्याने आणली। समितीने कामाची पद्धत समजावून सांगितली। वो जो कमिटी बनाई गई थी मैदान तैयार करने के लिए, उन्होंने काम का तरीका समझाया आणि आम्ही कामाला लागलो और हम जो है काम के लिए लग गए। सर्वांनी मिळून ठरवल्याप्रमाणे प्रथम खोदाई केली और जैसे तय हुआ था उसके मुताबिक सब ने मिलकर सबसे पहले क्या किया, उस ग्राउंड को खोदा। फिर खोदना होने के बाद, खोदाई झाल्यावर आम्ही दगड गोटे गोळा केले। जैसे ही वो जमीन को खोदा गया उसमें से जो पत्थर वगैरह थे उस सबको क्या किया गया, जमा किया गया, त्यांचा ढिगारा केला। उन पत्थरों का जो है एक ढीग लगाया गया। प्रत्येक गटाने आपापल्या चौकोनातील माती चाळली। हर ग्रुप ने क्या किया, अपने अपना जो उनको जो एरिया दिया गया था 10 बाय 10 का, उस चौकोन का जो है उन्होंने क्या किया, मिट्टी को छान लिया। त्यामुळे मिळालेले बारीक बारीक खड़े एकत्र केले और उसको छानने के बाद छन्नी से उसमें भी कुछ बारीक बारीक कंकर, खड़े यानी कंकर मिले, उसको भी एक जगह किया गया। त्यांचा ढिगारा केला, उसका भी ढिगारा किया गया। और फिर आखिर में आता संपूर्ण मैदान मौसूत मातीचे बनले होते, क्योंकि कंकर, पत्थर, दगड़ गोटे निकाल देने के बाद जो है और खुदाई भी हो गई थी, इसलिए अब जमीन जो है प्लेन हो गई और मुलायम मिट्टी का जो है मैदान बन गया। आश्चर्य म्हणजे, हैरानी की बात यह थी कि आम्ही एका दिवसात मैदान समपातळीत आणले। हैरानी की बात क्या थी कि एक दिन ही सबने मिलकर किया। देखिए यूनिटी की जो है पावर कितनी होती है, मिलकर अगर कोई चीज की जाए वो बड़ा सा बड़ा मैदान भी जो एक दिन में जो है समपातळीत यानी एक लेवल में जो है प्लेन कर लिया गया। दुसऱ्या दिवशी आम्ही गोळा केलेल्या दगडांचा उपयोग करून कुंपण तैयार केले और दूसरे दिन हमने क्या किया, वो जो पत्थर जमा किए गए थे उन्होंने वो पत्थरों से क्या किया, पत्थर दगड़ गोटे थे वो मैदान के चारों ओर से जो है उसको कुंपण यानी आसरा लगाया और आमचे देखने मैदान तैयार झाले। और इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत देखने लायक जो है मैदान तैयार हुआ। और एक जो है आगे मजमून है। अब मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा मजमून रखे हैं। अब सब मजमून को तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैंने सवाल और जवाब के साथ यहाँ पर दिया है। आप लोग इसको जो है देखकर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं। मैं इसके सिर्फ पॉइंट समझाता हूँ आपको। ये निबंध भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत फेवरेट है, बच्चे बहुत लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू मीडियम के बच्चों के पास अल्फाज की कमी होने की वजह से वो जो है इस पर नहीं लिख सकते, तो उनके लिए प्रैक्टिस के लिए जो है। मुद्दे, सर्वात जास्त आवडती व्यक्ति आई, यानी सबसे पसंदीदा हमारी शख्सियत कौन है, वो है हमारी माँ। दिवसभर कामात, दिन भर जो है काम में रहती है।
तबियती विषय जागरूक, माँ जो है अपनी तबियत को लेकर बड़ी बेदार रहती है, चौकन्ना रहती है। स्वयं पाकाची खास आवड़, ये तो हर माँ के अंदर आपको ये खूबी नजर आएगी कि खाना पकाना ये माँ के लिए जो है एक फेवरेट चीज होती है, उसके पसंदीदा कामों में से ये एक काम है। उसके बाद आई अभ्यास घेते, फिर माँ जो है क्या करती है, बच्चों का होमवर्क भी लेती है और आखिर में है खूब आवड़ते, और इस तरह से माँ हमें बहुत पसंद है। ये पॉइंट्स है और इस पॉइंट्स के मुताबिक देखिए नीचे जवाबात दिए गए, आप इसको देखकर अपने कॉपियों में लिख ले और अपने टीचर से चेक करवा दे। और एक निबंध है यहाँ पर जो बहुत बार इससे पहले पूछा गया या पूछा जा सकता है, माझा आवड़ता पक्षी, यानी मेरा फेवरेट परिंदा, मेरा पसंदीदा परिंदा। पक्षी और प्राणी का फर्क याद रखिए, पक्षी यानी परिंदा और प्राणी यानी जानवर। इसके भी एक 3-4 पॉइंट है, उस पॉइंट्स के सहारे से आपको ये मजमून लिखना है। मुद्दे क्या है, आवड़ता पक्षी यानी आपका फेवरेट परिंदा कौन सा है। दूसरा वर्णन, उसका जो है बयां करना है आपको, उसका कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ पाया जाता है वगैरह। खाद्य, खाद्य यानी उसकी ग़िज़ा क्या है, उसको क्या खाता है। और चौथा है त्याची विशेषता और उसकी खूबियां क्या है। इस तरह से आपको ये इसमें जवाब भी दिया गया है, आप लोग देखकर जो है इसको लिख लीजिए। फिर और आगे है माझे आवड़ते फूल, ये भी जो है पिछले 5-7 साल से लगातार ये मजमून पूछा जा रहा है और पूछा गया है बहुत बार, और बच्चों को ये पसंद भी है। पॉइंट्स है, आवड़ते फूल जो है आपको, जो आपका जो पसंदीदा फूल है उसका नाम लिखना, फिर रोपट्याचे वर्णन, उस फूल के पौधे के बारे में थोड़ा सा तफसीलात देना, बयां करना। वाढवण्याची पद्धत, इस फूल को कैसा बढ़ाया जाता है, कैसा संभाला जाता है और उसका तरीका क्या है वो आपको बयां करना है। उपयोग, और इस फूल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है, ये करना है। और आखिरी में है सर्वान्ना प्रिय, और ये फूल जो है सबको पसंद है, तो उसके जो है उसके बारे में आपको थोड़े से तफसीलात लिखनी है। जवाब यहाँ पर दिया गया है, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको इतने सारे मजमून यहाँ पर दिए, आप देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है माझा भारत, मेरा भारत, मेरा देश। तो इसके ऊपर भी जो है मजमून इससे पहले आ चुके हैं और आपको जो है ये इसके बारे में भी पता होना चाहिए। माझा भारत यानी मेरा भारत, देशाची वैभवशाली ऐतिहासिक परंपरा, हमारे देश की जो है शान और बहुत ही फख्र के साथ हम कह सके ऐसी हमारी जो है तारीखी रिवाज है। महान संस्कृति, बहुत ही आला तहजीब है हमारी। वीरांचा देश, बहादुरों का ये मुल्क है। जगाला भारताकडून तत्वज्ञान, आयुर्वेद, गणित, विज्ञानाची देणगी। जगाला यानी दुनिया को हिंदुस्तान की तरफ से, हमारे भारत की तरफ से कौन कौन से मजमून दिए गए हैं, तत्वज्ञान यानी फलसफा, फिलोसॉफी। आयुर्वेद, जो आयुर्वेद हम देखते हैं उसकी भी स्टडी जो है इंडिया ने ही पूरे वर्ल्ड को जो है करवाई है। गणित यानी मैथ्स भी जो है हमारी तरफ से दिया गया है। विज्ञानाची देणगी, और जो है साइंस में भी बहुत सारे इजाद, इन्वेंशन जो है हम लोगों ने किए हैं। सुजलाम सुफलाम, बहुत ही जो है सुकून और जो है कामयाब ये मुल्क है। पावित्र्य प्राप्त करून देणाऱ्या गोष्टी, और इस देश को जो है पवित्र बनाने वाले जो है बहुत सारी जो है बातें हैं इसके अंदर। तंत्र विकास, हमारा देश जो है टेक्नोलॉजी में भी आगे है, तंत्र विकास यानी टेक्नोलॉजी में भी बहुत जो है तरक्की हो चुकी है। और आखिर में है माय भूमि श्रेष्ठ, माय भूमि यानी हमारी मादरे वतन ही जो है सबसे आला होती है, सबसे अच्छी होती है। इस तरह से इसका भी जवाब यहाँ पर दिया गया है, आप लोग उसको भी देख लीजिए। इसके बाद देखिए अब हमारे निबंध का दूसरा प्रकार यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, वो है आत्मकथन। आत्मकथन क्या है सबसे पहले समझ लीजिए। आत्मकथन यानी आप बीती, आप बीती यानी आपको उस जिस चीज के बारे में आपको आत्मकथन लिखने को कहा जाएगा, आपको ऐसे तसव्वुर करना है कि आप खुद वो चीज है और आप खुद वो बयां कर रहे हैं, उसका दुख दर्द जो है आपको उसकी जगह पर रहकर पेश करना है। इसमें लिखते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना है। क्या है, सजीव आणि निर्जीव घटकाबाबत सर्वसमावेशक विचार। सजीव यानी जानदार और निर्जीव यानी बेजान। जानदार और बेजान दोनों चीजों के ऊपर जो है एक जैसा ख्याल रखना, एक जैसा जो है सोच रखना। आपण स्वतः ती वस्तु आहोत अशी कल्पना, जब आप मजमून लिख रहे हो तो हम खुद ही वो चीज है, हम खुद ही वो बात कर रहे हैं, ऐसा कल्पना करना है, इमेजिन करना है। उसके बाद कल्पना शक्तीच्या माध्यमातून नाट्यपूर्ण रीतीने कल्पना मांडणे। कल्पना शक्तीच्या माध्यमातून, कल्पना शक्ति यानी तसव्वुर के जरिए से, इमेजिनेशन के जरिए से नाट्यपूर्ण रीति ने, यानी जैसे ड्रामा जैसे सामने होता हो वैसे ही जो है वो ड्रामेटिक अंदाज में आपको तासुरात वहां पर लिखना है। और चौथा है संपूर्ण लेखन प्रथम पुरुषी एक वचनी भाषित करने। जितना भी मजमून लिखोगे प्रथम पुरुष यानी मी, माझे, मला, माझ्यासाठी, ऐसे अल्फाज वहां पर आने चाहिए, एक वचनी और वाहिद वाले यानी मैं, मेरा, मुझे, ऐसे जो है मराठी में मी, माझे, मला, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल आना चाहिए। इसे कहा जाता है प्रथम पुरुषी भाषा।
ठीक है, अब हम आत्मकथन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखिए, मी गणवेश बोलतोय। मैं गणवेश को समझ लीजिए, पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। गणवेश यानी हमारा यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर जो है पॉइंट्स है, गणवेश घातल्यावरचा आनंद यानी यूनिफॉर्म पहनने के बाद की खुशी। दूसरा पॉइंट है गणवेशाची आवश्यकता, यूनिफॉर्म की जरूरत क्यों होती है। और तीसरा है हवा हवासा गणवेश, जो यूनिफॉर्म हमको शुरू शुरू में जो है अच्छा सा लगता है, पहनना दिल बोलता है, और फिर बाद में क्या होता है, नंतर कंटाड़ा, और बाद में जो है पहनने में बोरियत महसूस होती है, कंटाला आता है। तो ये तमाम ये 3 पॉइंट्स के आधार से आपको मजमून लिखना है। मैं एक दो मजमून समझाता हूं आपको, देख लीजिए। यहाँ पर मी गणवेश बोलतोय। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आत्मकथन में आपको खुद यूनिफॉर्म बनना है। ऐसा तस्वुर करना है कि आप नहीं बल्कि आप यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म अपना दर्द, अपना जो है जज्बात क्या कर रहा है, आपको बता रहा है। देखिए यहाँ पर इसके लिखने के एक दो तरीके आप देख लीजिए। मुलांनो इकडे बघा, बच्चों इधर देखिए। मी तुमचा गणवेश, देखिए प्रथम पुरुषी भाषा मी यानी मैं तुम्हारा यूनिफॉर्म। झालं, केलत ना तोंड वाकडा, हो गया, मुझे देख के ही मुंह टेढ़ा कर दिया। मला ठाऊक आहे मी तुम्हा मुलांना फारसा आवडत नाही। यूनिफॉर्म कह रहा है कि मुझे पता है कि मैं तुम बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं हूं, पण तुम्हाला आठवतं का, लेकिन क्या तुम्हें याद है क्या, तुम्ही लहान असताना तुम्हाला मी आवडत होतो। जब आप छोटे थे तो मैं आपको बहुत पसंद था, हवा हवा सा वाटत होतो। आप जो मुझे चाहते थे और मैं हमेशा आपके पास होना चाहिए ऐसे आपको लगता था। तुम्ही आवडीने मला परिधान केलं, और आप जो है मुझे बहुत ही खुशी के साथ पहनते थे। आनंदाने बागडलात, और आप जो है खुशियों से झूमे थे। पर नंतर नंतर तुम्हाला कंटाळा आला, लेकिन बाद में आपको मेरा जो है कंटाळा आने लगा। मला चुकवण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला, मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश भी आप लोगों ने की। कधी आई बाबा तर कधी शिक्षक तुमच्यावर नाराज झाले, कभी माँ बाप तो कभी टीचर्स आपके ऊपर नाराज हो गए। पण तुम्ही कधीतरी विचार केलात का, लेकिन क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है क्या। तो आगे के पैराग्राफ में कहा गया है, गणवेशामुळे माझ्यामुळे, गणवेश यानी यूनिफॉर्म की वजह से यानी मेरी वजह से तुम्ही सर्व सारखे दिसता। यूनिफॉर्म की वजह से तुम सब जो है एक जैसे नजर आते हो, सर्वांमध्ये समानता येते, सब में जो है इक्वालिटी और इक्विटी नजर आती है, सब एक जैसे, सब बराबर नजर आते हैं। गरीब श्रीमंत हा भेद नाहीसा होतो, अमीर और गरीब इनके बीच का फर्क खत्म हो जाता है। उच्च नीचता नाहीशी होते, छोटा और बड़ा ये भी जो है दूरी खत्म हो जाती है। हे समानतेचे वातावरण होय, और ये जो है जो इक्वालिटी का मैसेज जो है इस यूनिफॉर्म के जरिए से दिया जाता है। ते ज्ञान मिळवण्यासाठी चांगले असते, और ये जो है इल्म हासिल करने के लिए बहुत अच्छा होता है। सगळ्यांना समान संधी मिळते, सबको जो है एक जैसा मौका मिलता है। ज्याच्याकडे गुण असतात तो प्रगती करतो, और जिसके पास मार्क्स काबिलियत होती है वो लोग तरक्की करते हैं। म्हणून लक्षात ठेवा, गणवेश महत्वाचा है, त्याला वाइट समझू नका। और इस वजह से जो है ख्याल रखिए कि यूनिफॉर्म बहुत अहमियत वाला है, इसको खराब मत समझिए। और एक इसके बाद जो है आपको एक जो है मजमून है, फाटक्या पुस्तकाचे आत्मकथन। अब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इसके पॉइंट समझाऊंगा, मजमून आपको लिख कर दिया गया है, आप लोग इसको कॉपियों में लिख लीजिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट है ज्ञानदान। फाटक्या पुस्तकाचे आत्मकथन यानी फटी हुई किताब की आप बीती। जो किताब हमारे लिए इतना कुछ करती है, जिससे हमारा मुस्तकबिल बनता है, जो हमारे जिंदगी में अंधेरे से जो है जिंदगी को रोशनी की तरफ ले जाती है, जहालत से इंसानियत की तरफ ले आती है, वो किताबों का आज हाल हमारी जनरेशन क्या कर रही है उसका दर्द जो है यहाँ पर बताया गया है, और आपको एक किताब बनकर ये पेश करना है। सबसे पहले ज्ञानदान, ज्ञानदान यानी इल्म देने का काम जो है किताबें करती है। सेवा यानी आपकी खिदमत करती है। आनंद, किताबें आपको खुशियां देती है। कृतज्ञता, किताबों को लेकर जो किताबें आपके ऊपर उपकार, कृतज्ञता यानी एहसान करना, वो आपके ऊपर एहसान करती है, उपकार। और उसके बाद आताची स्थिति और मौजूदा हालात क्या है किताबों के, वो बयां किया गया है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आत्मकथन दिया हुआ है। आप लोग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये टॉपिक है, आप लोग इसे देखकर लिख लीजिए और अपने टीचर से जो है चेक करवा लीजिए। और एक टॉपिक है आगे, मी क्रीडांगण बोलता है, मैं जो है ग्राउंड बोल रहा हूँ, स्टेडियम। क्रीडांगण यानी हमारे ग्राउंड का जो है स्टेडियम बोल रहा है। और इसमें के कुछ पॉइंट्स है, देखिए। आनंद यानी खुशी, क्रीडांगण सबसे पहले जो है उसको देखकर खुशी, इस पॉइंट्स पर आपको लिखना है। महत्व, गरज, इसकी अहमियत और जरूरत क्या है। क्रीडांगणापेक्षा टीवीचा प्रभाव, और आजकल क्या हो गया, ग्राउंड से ज्यादा जो है बच्चों के ऊपर टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इसका असर ज्यादा हो रहा है। और इस बात का जो है खंत, खंत यानी दुख, अफसोस, मलाल जो है स्टेडियम को है।
आज की स्थिति और आज के जो है ग्राउंडों की क्या हालत है, और क्रीडांगनावर अतिक्रमण, और जो है ग्राउंड के ऊपर भी लोगों ने जो है जगह पर कब्जा कर लिया है, और ये दुख जो है आपको क्रीडांगन बनकर यानी ग्राउंड बनकर आपको पेश करना है। ये देखिए उसका जवाब भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इसको देखकर जो है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। और आगे एक टॉपिक है मी वृक्ष बोलता है, ये बहुत सारी बार ये पूछे गए हैं, कॉमन टॉपिक्स है जो आ सकते हैं। मी वृक्ष बोलता है, मैं पेड़ बोल रहा हूं, दरख्त बोल रहा हूं, इसके पॉइंट्स समझ लीजिए आप। वृक्षाचे कथन, वृक्ष जो है अपने बारे में बयां कर रहा है। मानसा विषयी तकरार, क्या कर रहा है वो, इंसानों की कंप्लेन कर रहा है। मानुष स्वार्थी, इंसान जो है खुदगर्ज हो चुका है। गरजेच्या वेळी धावतो, जरूरत होती है तो दौड़ कर जाता है पेड़ों की तरफ। इतर वेळी दुर्लक्ष, और जब जरूरत नहीं होती है तो नजरअंदाज करता है। वृक्ष चैतन्य आनतो, दरख्त जो है इंसानों की जिंदगी में खुशियां लाते हैं, ताजगी पैदा करते हैं। माणसाच्या उपयोगी, इंसानों के काम में आते हैं दरख्त, पण माणसामुळे वृक्ष धोक्यात, जो दरख्त इंसानों की मदद कर रहे हैं उन्हीं इंसानों की वजह से आज जो है दरख्तों की और पेड़ों की जिंदगी जो है मुश्किल में आ चुकी है। मानुषस धोक्यात, और दरख्त की जिंदगी अगर मुश्किल में है, धोखे में है, तो जाहिर सी बात है इंसानियत भी धोखे में है, इंसान भी धोखे में। इसका जवाब देखिए नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इसको देखकर लिख लीजिए। और एक जो है मजमून है एका फळाची आत्मकथा। याद रखिए यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। फळाची यानी ब्लैक बोर्ड, बच्चे क्या करते हैं, फल यानी फल को समझते हैं। मराठी में फल और फड़ा दोनों के अंदर फर्क है। फल यानी जितने भी हमारे जो है फल है, आम, एप्पल वगैरह ये सब, और फड़ा यानी ब्लैक बोर्ड, जो हमारा स्कूल का ब्लैक बोर्ड है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड की जो है आत्मकथा आप बीती यहां पर लिखना है। देखिए यहां पर इस तरह से जो है आप बीती वहां पर लिखी गई है, एक बच्चे का नाम है, ऐसे आप अपना नाम लिखकर जो है यहाँ पर जो है इस मजमून को लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये 3 स्लाइड में ये मजमून है, आप लोग इसे देखकर अच्छे से लिख लेंगे। इस तरह से ये 3 स्लाइड में जो है ये मजमून मुकम्मल होता है। उसके बाद देखिए और एक है, ये आपकी किताब में का एग्जाम्पल है, मी दैनंदिनी बोलते हैं। दैनंदिनी यानी हमारी जो रोजमर्रा की जो डायरी होती है, डायरी यानी हिसाब किताब वाली डायरी नहीं, वो डायरी जिसे हम रात में अपनी पर्सनल चीजें जिसमें लिखते हैं, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात और हमारे जो है सुख दुख के जो लम्हे, जो हम जनरली दूसरों को नहीं बोलना चाहते, हम उसको राज रखना चाहते हैं, तो हमारी राजदार वो डायरी होती है। तो ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, दैनंदिनी यानी डायरी तुमच्याशी बोलत आहे, दैनंदिनी जो है आपसे बात कर रही है, अशी कल्पना करून, ऐसा तसव्वुर करके तिचे आत्मकथन जो है पुढील मुद्द्यांचा उपयोग करून लिहा, और उसका आत्मकथन आप बीती आपको लिखना है ये नीचे के पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। पहला पॉइंट है निर्मिति, यानी ये डायरी कब बनी, कहां बनती है, महत्व, इसकी अहमियत क्या है। तीसरा है उपयोग, चौथा है उपयोग यानी इसकी इस्तेमाल क्या है। चौथा है इतरांची भावना, दूसरों के जज्बात इसमें कैसे लिखे जाते हैं, इमोशंस। पांचवा आनंद, ये डायरी लिखते वक्त आपको कैसे खुशी मिलती है। और छठा है खंत, और डायरी अपना अफसोस भी जता रही है। ये डायरी भी जो है 2-3 स्लाइड में इसका जवाब है। देखिए यहाँ पर कुछ जवाब है, ये स्लाइड में भी इसका जवाब लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा मजमून है, आप चाहे तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और देखिए इसमें भी ऐसे 3 स्लाइड में इसका जवाब है। और फिर इसके बाद जो है आत्मकथन के ऊपर, ये हमारी आखिरी स्लाइड है, आत्मकथन के ऊपर ऐसा भी एक सवाल आ सकता है। आपको क्या किया जाएगा, कोई ऐसा पोस्टर या फोटो या चित्र दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक फूल का चित्र है, और क्या गया, और पॉइंट्स दिए गए उसके लेफ्ट साइड में। माझी निर्मिती, मैं कैसे बना। माझे सौंदर्य, मेरी खूबसूरती क्या है। तीसरा माझे महत्व, मेरी अहमियत क्या है। चौथा माझे उपयोग, मेरे इस्तेमाल क्या है। और पांचवा है माझे दुख, और मेरा गम क्या है, मेरा दुख क्या है। अब उसके नीचे सवाल दिया गया है, सवाल को समझ लीजिए। वरील घटक यानी ऊपर की एक चीज, ब्रैकेट में दिया गया फूल, तुमच्याशी बोलत है, आपसे बात कर रहा है। अशी कल्पना करून, ऐसा तसव्वुर करना है, ख्यालों में ही तसव्वुर करके, इमेजिन करके वो चीज आपसे बात कर रही है। इस तरह से आपको इसका आत्मवृत्त यानी आत्मकथन यानी आप बीती आपको लिखना है। इस तरह से बच्चों हमारा ये जो लेक्चर था, आज हमने इसमें जो है निबंध को तफसील से देखा, और इसमें हमने इसके 2 प्रकार देखे, एक है वर्णनात्मक निबंध और दूसरा है आत्मकथनात्मक निबंध। इस तरह से बच्चों हमने वर्चुअल लेक्चर्स में जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं, इसमें हमने जो तीसरा सेक्शन है हमारा ग्रामर का, वो भी पूरा कर लिया है, और चौथा सेक्शन उपयोजित लेखन, जिसमें हम पत्र लेखन देख चुके हैं, गद्य आकलन, कथा लेखन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, और आज हम निबंध देख चुके हैं। उम्मीद है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया।